हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं चित्र वर्णन के बारे में कि चित्र वर्णन किसे कहते हैं और जब चित्र वर्णन हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र वर्णन किसी भी वस्तु, चित्र अथवा चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, तो हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने खुद ही कभी तो नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या कभी किसी सामने पड़ी चीज़ है या दूर पड़ी चीज़ है, हम जब देखते हैं तो हमारे मन में अलग अलग भाव आते हैं, अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। अपने इन भावों को हम प्रभावशाली भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। तो जब भी हमें इन भावों को व्यक्त करना होता है या जाहिर करना होता है तो हम प्रभावशाली ढंग से उसे जाहिर करते हैं। प्रभावशाली यानी प्रभाव पड़े, किसी पे असर पड़े। यही चित्र वर्णन का उद्देश्य है। किसी चित्र को देखकर मन में उठने वाले भावों को लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किसी भी चित्र को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। उस चीज़ को सोचकर लिखना उसे चित्र वर्णन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं चित्र वर्णन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र में दिखाई दे रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेना चाहिए। तो जो भी हमें चित्र में दिख रहा है उसमें जो हमें इम्पोर्टेंट बातें लग रही हैं उसे हमें बिंदुओं में लिख लेना चाहिए। बिंदुओं यानी पॉइंट्स में। चित्र का वर्णन करते समय अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम चित्र वर्णन कर रहे हैं तो हमारी जो सोच है, कल्पना है, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। तो भाषा कैसी चाहिए? एकदम सिंपल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो समझ में आए। वाक्य रचना करते समय मुहावरे, सूक्तियों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम वाक्य रचना करते हैं तो मुहावरे हो या लोकोक्तियाँ हो या सूक्तियाँ हो, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इनका प्रयोग क्यों करना है या कर सकते हैं? क्योंकि इससे भाषा प्रभावशाली बनती है और सुंदर बनती है। चित्र वर्णन करते समय विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी हम चित्र वर्णन कर रहे हैं तो उसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग होना चाहिए। जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। नीचे दिए चित्र को देखकर 25 से 30 शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में भी चित्र वर्णन अगर आता है तो उसमें भी शब्द सीमा होगी। 25 से 30 हो सकता है या 25 तक भी हो सकता है या 35 तक भी जा सकता है। तो हमें उतने में ही चित्र वर्णन लिखना है। चलिए अब जानते हैं चित्रों को देखकर सबसे पहले हमने जाना था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है। फिर जो उसमें मुख्य बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, उनका बिंदु बनाकर रख लेना है, यानी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। फिर अपनी सोच पर, यानी जब भी हम चित्र देखते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग से ख्याल आते हैं चित्र को देखकर, तो उनका प्रयोग करना है। भाषा हमें कैसी करनी है? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है या हमारा चित्र वर्णन है वो बहुत ही प्रभावशाली हो और सुंदर हो, तो हम इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी हम चित्र वर्णन में
वाक्य रचना करते हैं या वाक्य बनाते हैं तो इसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए, चित्र में हमें कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है? पेड़ कटे हुए हैं। ये कटे पेड़ हमें मनुष्य के लालच और प्रकृति के विनाश को बता रहे हैं। तो पेड़ कटे हुए दिखाई देते हैं तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आएगा कि इसे मनुष्य ने काटा है। क्यों काटा है? या तो अपने लालच के कारण या तो अपने ज़रूरत के कारण। यदि मनुष्य को प्रकृति के साथ इसी प्रकार छेड़छाड़ करता रहा तो एक दिन इस धरती से सभी प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अगर मनुष्य इसी तरह प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा तो इस धरती से प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे हम यह भी जानते हैं कि प्रकृति को मानव जीवन से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ऋषियों ने भी हजारों वर्ष पूर्व यह तथ्य जान लिया था, यह सच जान लिया था कि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो धरती में या धरती की शांति संकट में पड़ सकती है, जिससे बहुत सारे जो दुष्परिणाम है वो हमें झेलने पड़ सकते हैं। जिससे क्या क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, महामारी आ सकती है, जल संकट, सुनामी। तो ये सारे दुष्परिणाम जो मनुष्य को भोगने पड़ सकते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसीलिए अगर इन सब परिणामों से हमें बचना है, दुष्परिणामों से हमें बचना है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद।